आकर के ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है ये जान रहे हैं, लेकिन आगे कोरोना से बचने के बाद क्या कुछ रोड मैप, एक्शन प्लान आपके पास तैयार है? देखिए जी, जहां तक ग्राउंड जीरो की बात है, ये तो सही है कि बिहार में एज सच कोरोना नहीं था। जब लोग बाहर से आए, फर्स्ट फेज में ही इनिशियल केस को कोई स्टडी करे, जब मुंगेर में या सिवान में या बिहार शरीफ में, इन सब जगहों पर जब इनिशियल स्टेज में आया, जो बाहर से लोग आए थे जी। और वो प्रॉब्ली अपने को बताए नहीं, ना चेक कराए और चले गए, उसके बाद ही ये स्प्रेड करना शुरू किया। और अब जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, खास करके ऐसे एरिया से जहां पर इसका ज्यादा रेड जोन में है और ज्यादा प्रकोप है, तो उस एरिया से जो लोग आ रहे हैं तो उससे ज्यादा उसमें पॉजिटिव निकल रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो या अन्य जगहों से आ रहे हो। तो ये एक ऑब्वियसली एक चैलेंज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डे 1 से खास करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित हो, टेस्टिंग ज्यादा हो। अब तो उन्होंने कह दिया कि 10,000 टेस्टिंग किया जाए। लोग बहुत तरह की बात करते हैं, एक बात मैं कह दूं कि जितना शिद्दत से उन्होंने एक एक चीज को मॉनिटर किया, तभी आप बिहार में लार्जली आप देखेंगे, अगर कुछ डेथ भी हुआ है जो बहुत मिनिमल है, वो कोरोना से नहीं से तो था उनको, लेकिन कोई लास्ट स्टेज कैंसर था, किसी का दोनों किडनी नहीं था, और अदरवाइज भी उनका लाइफ स्पैन बहुत कम था। तो हम लोग मेडिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, टेस्ट भी मैक्सिमम हो उसके लिए तैयार है, और हर एक जिला में टेस्टिंग फैसिलिटी हो, मोर और लेस उस लाइन पर भी काम हो रहा है, और बहुत जगह टेस्टिंग फैसिलिटी हो भी रहा है। तो ये एक जो बड़ा एक जो चैलेंज है ग्राउंड पर, और खास करके जब क्वारंटीन सेंटर में करीब 9 लाख से ज्यादा लोग अभी रह रहे हैं जी, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वहां पर उनका स्क्रीनिंग कराना। अब जैसे आपको ध्यान होगा कि पल्स पोलियो जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो पोलियो भी ठीक से नहीं हुआ था बिहार में, तो वो डोर टू डोर कैंपेन करा के पोलियो कराए थे। उसी की तरह इसको भी डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराया गया है। तो लार्जली थिंग्स आर अंडर कंट्रोल में है, लेकिन अभी जो जितना मूवमेंट है, जो लगता है 30 मई तक करीब 30, 32, 35 लाख लोग आ सकते हैं जी, तो वो आगे एक खतरा जरूर है इसको। बिल्कुल, आपकी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है इसकी सराहना पीयूष गोयल ने भी की है। उन तमाम श्रमिकों का भी आपने जिक्र किया जिन्हें बिहार लाने की कवायद शुरू की गई है, जिसके बाद कोरोना के केसेस बढ़ते चले गए हैं। लेकिन इस बीच क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर के, वहां व्यवस्था को लेकर के भी विपक्ष की तरफ से कई बार सवाल खड़े किए गए, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री डायरेक्ट हर एक क्वारंटाइन सेंटर पर जो लोग रह रहे हैं जी, उनसे बात की है और एक एक डिटेल ली है। आप भी अप्रिशिएट करेंगी कि जितने बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जितना बड़ा ये एक्सरसाइज है, ये साधारण एक्सरसाइज नहीं है। बिल्कुल। और कुछ जगह मुझे 1-2 जगह मेरे जानकारी में आई जो क्वारंटाइन सेंटर था भी नहीं, वहां जा करके लोग वीडियो बनाकर भेज देते हैं। तो कुछ तो इस टाइप का भी कहानी होता रहा है, लेकिन लार्जली क्वारंटाइन सेंटर पे जितने लोग हैं उनको, और एक कोरोना का एक फेज है, वहां ऑर्गेनाइज करना, खाना बनवाना। मुझे कोई एक डीएम बता रहे थे कि बहुत सारा सामान पटना तक नहीं मिल पा रहा है, जिसको बहुत सारी बंदी है, उसमें भी डिग्निटी के साथ डिग्निटी किट दिया गया। जितना ऑर्गेनाइज करके किया गया है, मुझे लगता नहीं है कि देश में इस तरह से, मुझे नहीं ध्यान आता है, और इतने बड़े स्केल पर वहां रहने का अरेंजमेंट किया गया है। वहां से आप बहुत सारा अच्छा रिपोर्टिंग भी आता होगा कि कितना व्यवस्थित ढंग से, जब चीफ मिनिस्टर अपने आप सबसे बात करके फीडबैक ले रहे हैं, कहीं कोई कमी है तो एक अलर्टनेस प्रशासन में भी आ जाता है कि जब मुख्यमंत्री खुद भी मॉनिटर करते हैं चीजों को, तो मेरे ख्याल से कुछ कमी कहीं पर है तो उसको दुरुस्त किया जाए। लार्जली लोग सेटिस्फाइड है क्वारंटाइन सेंटर से। ठीक है, लेकिन देखिए अब सवाल इसमें ये भी खड़े होते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं बार बार कि जितने भी लोग अब आए हैं, अपने राज्य वापस लौटे हैं, उन्हें नौकरियां भी दी जाएंगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या, लाखों की तादाद में लोग बिहार लौट चुके हैं और रोजगार के सिलसिले में ये बिहार छोड़ के बाहर गए थे। तो कितना संभव है या कितना चैलेंजिंग है इसको पूरा कर पाना कि हर श्रमिक को यहाँ पे रोजगार दिया जाए, नौकरियां दी जाए लोगों को?
कितना अच्छा, मुमकिन? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नहीं, आपने सही कहा है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग लौटे हैं यहाँ पर, जी हम लोग इतनी बड़ी संख्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सच्चाई ये है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 4-5 गुना ज़्यादा लोग आए हैं। और जो चीफ मिनिस्टर जब इंटरेक्ट किए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ स्किल मैपिंग किया जा रहा है, हर एक क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं उनका पूरा स्किल मैपिंग किया जा रहा है कि क्या काम कर रहे थे वो, किस चीज में इन्वॉल्व थे। तो 10-15 साल का अपना एक्सपीरियंस है उनका। तो उनसे जो बात हुआ उसका, और शायद देश में भी नहीं और बिहार में भी नहीं कोई डेटा नहीं था कि कौन लोग गए, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस क्षेत्र में उनका एक्सपर्टाइज है। वो सारा डेटा तैयार किया जा रहा है और लगभग कल तक जो मेरी जानकारी है 1 लाख लोगों का डेटा तैयार हो गया है। और सारा डेटा आ जाने के बाद इसका 2 पक्ष है। एक पक्ष है कि जब चीफ मिनिस्टर ने बात किया तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं उनको अब वापस नहीं जाना, वो बिहार में ही रहना चाहता है, बिहार में ही अपॉर्चुनिटी वो चाहता है कि क्रिएट हो इस फील्ड में। और ये जो लोग गए थे ये हम लोग के टेन्योर में नहीं गए थे, ये हम लोग के टेन्योर से पहले जो शासन चल रहा था उस समय ये लोग बिहार छोड़ करके गए थे। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जिस शहर में गए हैं, जहां वो रह रहे हैं, वहां के समाज में, वहां के सरकार के साथ वो एसिमुलेट हो गए हैं, जुड़ गए और वहां के इकोनॉमी, वहां के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए भी ये आंख खुलने वाली बात थी कि जब ये क्राइसिस आया तो वहां के सरकार ने भी 1 मिनट नहीं लगा इनका हाथ छोड़ने में। अब नीतीश कुमार जी हर एक जिला में 2 जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसका क्लस्टर बने। एक बार जब हमारे पास डेटा होगा और वो ऐप पे आ जाएगा तो सरकार को पता है कि हमारे पास पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने लोग अवेलेबल हैं। तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्री है, उसके माध्यम से। और कल भी सीएम ने मीटिंग लिया है और अगले 3-4 दिन में आपको एक ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के कोई गाइडलाइन, कोई एक क्लैरिटी बिहार सरकार के तरफ से आएगा। हम लोग इंसेंटिव देंगे, हम लोग मदद करेंगे कि वो जब इतना बड़ा वर्कफोर्स उनको बिहार में ट्रेंड मिल रहा है तो यहीं पर आकर के वो इन्वेस्ट करें। संजय जी, लेकिन लगता नहीं है कि बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लाखों की संख्या में श्रमिक वापस लौटे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड था बिहार सरकार के लिए भी। और सबसे बड़ी चुनौती बिहार के लिए ये है निवेशकों को बिहार में लेकर के आना, वहां रोजगार के संसाधन को उपलब्ध करा पाना। नहीं, मैंने अभी तो आप समझिए ना, 3.5 करोड़ मैंडे इस कोरोना में क्रिएट किया गया है। जिस डिपार्टमेंट को मैं देखता हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट को, करीब 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी बिहार में भी स्कार्सिटी थी लेबर की, लोग चले गए थे, तो यहां भी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कि हम लोग ये मान रहे थे कि वो जहां गए हैं वहां पर वो एब्जॉर्ब होने, वहां के सिस्टम में चले गए, तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है। लेकिन हम लोग जब सरकार चलाने आए थे उस समय भी बहुत बड़ा चैलेंज था इस बिहार में। आप जानते हैं कि ये बिहार जाना जाता था मास मर्डर को लेकर के, नरसंहार कैसे होता है इसी से जाना जाता था। जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने उससे पहले कोई अच्छा चीज थोड़े वो इनहेरिट किए थे कि पिछला सरकार का कोई अच्छा बात लेकर के आए थे। लेकिन इसी बिहार में अगर कमिटमेंट था मुख्यमंत्री का तो रोड से लेके, बिजली से लेके, सोशल सेक्टर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक उन्होंने चेंज किया। ये भी नीतीश कुमार करके दिखाएंगे, यहां भी इन्वेस्टमेंट आएगा और जॉब अपॉर्चुनिटी करके दिखाएंगे। और जो स्किल मैपिंग हो रही है, एक बार डिटेल आ जाएगा तो जितना अपॉर्चुनिटी हम लोग यहां क्रिएट कर रहे हैं, इसके अलावा आपके माध्यम से मैं बता दूं कि अगर बाहर भी किसी सरकार को, किसी इंडस्ट्री के लोगों को जरूरत होगी तो बिहार सरकार गार्जियन का रोल अब करेगी और उनको अगर भेजेगी तो उनको जॉब के साथ डिग्निटी उस जॉब में मिले, उनका इंश्योरेंस रहे, उनको सेफ्टी रहे। ये सब जब गारंटी होगा तभी बिहार से हम लोगों को अन्य जगह भेजेंगे। आपकी योजनाएं अभी काम कर रही हैं, हर वर्ग के लिए आप कुछ ना कुछ ये दावा कर रहे हैं कि काम किया जा रहा है, रोजगार उन्हें दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस बीच ये सवाल खड़े कर रहा है कि आपकी जो कार्य योजना है, जो कार्यशैली है, वो बहुत ही सुस्त है। नहीं, विपक्ष और क्या कहेगा। आपको पता है कि जब विपक्ष यहां रहता ही नहीं है तो उसको क्या पता हमारी कार्यशैली क्या है। कार्यशैली तो जनता डिसाइड करेगी
कि हम लोग कार्यशैली सही है या गलत है। 15 साल से तो लोग जरूर अप्रिशिएट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के कार्यशैली को जी, तभी तो बार बार उनको ला रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हम लोग इस फ्रंट पर भी जो बिहार में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो बिहार में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है वो सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाएगा जी। आने वाले 3-4 दिन में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक क्लैरिटी के साथ आएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट यहां आना है और कैसे हम लोग जो हमारे पास वर्क फोर्स है उसका एक सुविधा उस इंडस्ट्री में जो लगाएंगे उनको मिलने वाला है। साइड बाय साइड अगर, क्योंकि ये देश में संविधान के अनुसार कोई कहीं ट्रेवल करके काम कर सकता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई पासपोर्ट सिस्टम 2 स्टेट के बीच में हो जाएगा, लेकिन एक पैटर्न के रूप में, एक गार्जियन के रूप में स्टेट इतना जरूर इंश्योर करेगी कि कैसे अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बात किए नीतीश जी से, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बात किए नीतीश जी से, तो ऐसा नहीं जहां से आए हैं अब वो ज्यादा ही डिमांड में आ रहा है, लेकिन उनकी जाने की बहुत इच्छा नहीं है। तो अगर अब वो कहीं जाते भी हैं तो सरकार फैसिलिटेट करेगी और ये इंश्योर करेगी जो पीछे होता रहा वो उनके साथ नहीं हो, उनको जहां जाते भी हैं तो उनको डिग्निटी के साथ काम मिले। वो भी कोई न कोई एक नोडल एजेंसी बना करके सरकार इस चीज को भी करेगी। अगर जाते भी हैं तो उनका सुरक्षा, उनका जो भी चीज उनके जॉब से रिलेटेड है या कोई क्राइसिस आता है तो ऐसे नहीं छोड़ दे जैसे इस बार छोड़ दिया है। ये सब भी सरकार उस पर भी काम कर रही है और जल्दी ही ये डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आ जाएगा जो काम। बिल्कुल। संजय जी, यहाँ जिस तरीके से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लोगों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है, उसके बाद एकदम से आप लोगों ने भी व्यवस्था की है, लेकिन मानसून भी इस बीच दस्तक देने वाला है और बिहार घनी आबादी वाला राज्य है, हर क्षेत्र में आबादी है बिहार के, हर जिले में आबादी है बिहार के। ऐसे में 1 से 2 महीने के बाद बाढ़ की भी समस्या विभिन्न जिलों में उत्पन्न हो जाएगी जो निचले स्तर पे हैं। उनको लेकर के क्या तैयारी की गई है? वहां जो लोगों को ठहराया गया है उन्हें कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बड़ी चुनौती होगी। और पिछले साल जब बाढ़ आई हुई थी, जिस तरीके से त्राहिमाम पटना में भी हमें देखने को मिला था, जी, तो क्या उन बांधों को दुरुस्त कर दिया गया है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े बांध जो थे वो टूट गए थे। तो इससे निपटने के लिए इस वक्त आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, बिहार में जो बाढ़ की समस्या है जी, वो बड़ा स्पष्ट है। ये नॉर्थ बिहार में ये समस्या आती है और बिहार का अपना समस्या नहीं है। बिहार में जितना हम लोग कर भी दें, लेकिन लार्जली ये सारा रिवर आता है, सारा नदी आता है नेपाल साइड से। अगर कोसी ही आता है, गंडकी आता है, तो नेपाल साइड से आता है। अगर नेपाल में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम जहां हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, तो अगर वहां पर कुछ बारिश एक्सेस हो जाता है तो एक पॉइंट के बाद हम लोग जो भी काम करते हैं उसके बियॉन्ड, लास्ट ईयर भी यही हुआ था जब बाढ़ आया था, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जहां तक डिपार्टमेंट के थ्रू एंटी इरोजन और फ्लड में काम करने का बात है, हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या जरूर हुई कि जब ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो उस फेज में लगभग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था हमारा काम करने का, उसी समय रियल काम होता है, 1 महीना डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि काम हो ही नहीं सकता था, लेबर नहीं जा सकता था और जो मटेरियल है वो नहीं आ सकता था। तो वो एक समस्या है और हम लोग का टारगेट जो है उसके थोड़ा बियॉन्ड जाएगा काम। लेकिन हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। नेपाल साइड में भी जो काम होता है, जो बिहार सरकार करती है, उस साइड में भी प्रॉब्लम था, वहां भी लॉकडाउन था। तो मुख्यमंत्री के स्तर पर भी और खुद ही जो गृह मंत्री है भारत सरकार के अमित शाह जी, उनके ऑफिस से भी या उनसे पर्सनली कोऑर्डिनेट करके वहां प्रॉब्लम हो रहा था। जो एसएसबी के जवान वगैरह है उसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व किया है और उस साइड पर भी काम हो रहा है। तो होपफुली थोड़ा डिले तो काम होगा, क्योंकि 1 महीना के काम को हम कैसे कंपनसेट कर दें तुरंत, वो तो पॉसिबल नहीं है। 1 महीना पूरा का अभी भी बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो फैक्ट्री बंद है, जो नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन यहाँ डे नाइट काम करा करके और हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। होपफुली 10 जून तक जो मुझे फीडबैक है, और अभी मैं आज प्रोग्राम के बाद फिर हमारा रिव्यू है उसी को लेकर के, 10 जून तक लगभग हमारा मेजॉरिटी काम कंप्लीट हो। लेकिन पिछली बार जब बाढ़ आई थी और उन इलाकों को जहां सबसे ज्यादा क्षति हुई थी, उनमें से कमला नदी के आसपास का भी वो इलाका है जहां पर बाढ़ की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ था। तो क्या उन इलाकों को इस बार दुरुस्त कर लिया गया है? चूंकि पहले से ही प्रिपरेशन होगा तब जाकर के आप किसी भी आपदा से निपट सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पिछली बार जितनी बारिश हुई
और मैंने आपको बताया कि नेपाल साइड में अगर एक्सेस बारिश होती है तो ऑब्वियसली हम लोग उसके डाउन स्ट्रीम में है, उसके नीचे है नेपाल के, तो वो अब जो कमला में पानी आया तो जयनगर, झंझारपुर, इस बेल्ट को लोग जानते हैं, ओवरटॉप कर गया। जो ब्रिज है उसके ऊपर से, जो वियर है उसके ऊपर से पानी जाने लगा था, इतनी बारिश हुई थी। तो 7-8 जगह टूटा, वहां पर काम चल रहा है। और इस बार नया टेक्नोलॉजी से सीट पाइल जो होता है वो लगा करके शायद पहली बार बिहार में इस स्किल का काम हो रहा है, वहां काम चल रहा है। और जितना जगह टूटा था और जहां जहां उसको और सुदृढ़ीकरण करना था वो काम चल रहा है। और 10 जून तक होपफुली वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो खतरे से ऊपर आने वाला स्टेज है वो हो चुका है काम। जी, आप मिथिलांचल से हैं संजय जी, और मखाना उद्योग को एक ब्रांड बनाने की भी तैयारी चल रही है, केंद्र की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन स्टेट लेवल पे किस तरीके से इस मौके को बुनाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट आपके पास तैयार किए गए हैं? क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा जो निवेश है वो आ सकेगा, जो रोजगार है लोगों को मिल सकेगा अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में। नहीं, बिल्कुल ये सफल होगा। मैंने कहा आपको कि अब मखाना पूरा का पूरा जो मिथिला एरिया है जी, दरभंगा से लेके पूर्णिया तक मिथिला एरिया का ही प्रोडक्ट है। और वहां पे नीतीश जी ने मखाना का एक सेंटर भी बनाया था दरभंगा में। अब उतना फंक्शनल नहीं है वो, लेकिन ये जरूर है कि ये सारा चीज का, हर एक चीज का एक टाइम होता है। मे बी ये बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम अभी आना था, और जिस हिसाब से चीफ मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे हैं, और जो मखाना है, शहद है, या और भी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, सरकार का सारा थ्रस्ट उन सब चीजों पे जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त कोरोना काल है, जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, हालांकि उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा इसको ध्यान में रख करके लिया जा रहा है, लेकिन इस सिचुएशन को भी खास करके ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन कोरोना काल से इतनी जल्दी हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है कि इसे अपनी जीवन में शामिल करके ही हमें आगे बढ़ना होगा, इससे लड़ने की क्षमता खुद में हमें इनबिल्ड करना होगा। लेकिन अगला रोड मैप बिहार का क्या होगा? बिहार में चूंकि चुनाव भी है कुछ महीनों के बाद। नहीं, मैंने रोड मैप तो अभी मैंने बताया कि भाई जो 7 निश्चय पर सारा काम चल रहा था। नीतीश जी का एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम था, 2016 से चल रहा है, जो थोड़ा सा डिले भी हुआ है इस कोरोना के वजह से। अब हर एक घर नल का जल, अब ये साधारण बात नहीं है कि अगर वो टैप वाटर हर एक घर में दे रहे हैं, वो बिहार जैसे स्टेट में, अब सेंटर में अभी वो 2 साल 18 में जाके इस काम शुरू हुआ, बिहार में 2 साल पहले 16 से चल रहा है। तो हर एक घर में जब टैप वाटर का बात हो, और अभी उन्होंने अनाउंस किया कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो इफ हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उन्होंने कहा कि हर एक खेत को पानी देंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा इकोनॉमी है, तो और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर एक थ्रस्ट है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि बिहार 2-3 रिलीजन का उद्गम है, चाहे वो बुद्ध हो, वो जैन हो, चाहे सिख रिलीजन का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो कुछ चीजें हैं जिस पर सरकार का आने वाले टाइम में प्रायोरिटाइज करके, अर्बनाइजेशन में बहुत सारा काम है जिस पर शहरीकरण के क्षेत्र में बहुत सारा काम होना है। तो ये सब आने वाले टाइम में आपको दिखाई पड़ेगा। जो अभी ही जो 7 निश्चय पे जो उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था, वो चुनाव से पहले लगभग थोड़ा तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन वो सारा काम आपको दिखाई करेगा कि वो काम पूरा हो गया है। अब जैसे कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर का था कि राजगीर गया में हम इतने संख्या में बाहर के लोग भी आते हैं और गंगा नदी से पानी लेकर के पीने का पानी देंगे, काम शुरू हो गया उस पर, उस सारी चीजों पर। तो ये सब काम, बहुत सारा रोड मैप पे काम चल रहा है। और ये जो मेजर, जो इमीडिएट हमारे पास आया है, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, वो एक बड़ा एक रोड मैप सरकार उसको जल्दी ही उसको लेकर के आएगी। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।